दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में। पिछली क्लास में हमने उत्तर भारत की नदियों के अफवाह तंत्रों के बारे में आपसे डिस्कशन किया था, जिनमें गंगा और सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों का हमने डिस्कशन किया था। आज हम दक्षिण भारत की नदियों के अफवाह तंत्र के बारे में कुछ बातें आपसे शेयर करेंगे। आप देखें कि हमारा जो प्रायद्वीपीय भाग है, ये पूरा एरिया जहाँ बहुत सारी नदियाँ इन्हीं पर्वतीय भागों से निकलकर विशेष रूप से वर्षा ऋतु में इनमें वर्षा जल की प्राप्ति होती है और अपने अपने जल को लेकर अधिकांश नदियाँ प्रायद्वीपीय भारत की जो बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हुई अरब सागर में मिलती हैं। तो आज हम इन्हीं नदियों की बात करेंगे, यहाँ से लेके जो हमारी महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, ये नदियाँ, इसी तरह से नर्मदा, ताप्ती, ये जो प्रमुख नदियाँ हैं प्रायद्वीपीय भारत की, उसका डिस्कशन हम करेंगे। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पूरा एक नेटवर्क है। ये जो सारा एरिया है, ये हमारा पश्चिमी घाट है। जैसा कि हमने शुरू की क्लास में डिस्कस किया था, ये पश्चिमी घाट, ये प्रमुख रूप से यहाँ से ढाल जो है वो भारत का, प्रायद्वीपीय भारत का पूरब की ओर है, और यहाँ बड़ा तीव्र ढाल है, थोड़ा सा एरिया है जो अरब सागर की ओर इसका ढाल है। तो अधिकांश नदियाँ इस पश्चिमी घाट से जो महान जल विभाजक भारत का है, उसका दक्षिणी अंग है, यहाँ से नदियाँ निकलकर पूरब की ओर प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं और अपने मुहाने पर यहाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो इन नदियों के बारे में हम डिस्कशन आपसे करेंगे, जिसे हम कहते हैं पेनिनसुलर रिवर या प्रायद्वीपीय नदियाँ। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है पेनिनसुलर रिवर्स यानी प्रायद्वीपीय नदियाँ। द वेस्टर्न घाट्स विच रन्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ क्लोज टू द वेस्टर्न कोस्ट, यानी जो हमारा पश्चिमी घाट है वो पश्चिमी तट के बिल्कुल नज़दीक उत्तर से दक्षिण तक बिल्कुल फैला हुआ है। वही जो है वो फॉर्म्स द मेन वाटर डिवाइड इन पेनिनसुलर इंडिया, वो महान जल विभाजक यानी मुख्य जल विभाजक का कार्य करता है। क्या? पश्चिमी घाट। इसी वजह से यहाँ दो तरह के डिवीजन पाए जाते हैं नदियों में। कुछ तो बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाह होता है और कुछ नदियों का अरब सागर की तरफ प्रवाह होता है, इस डिवाइड की वजह से। तो द मेजर रिवर्स ऑफ द पेनिनसुला विच फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल, यानी वो मुख्य नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होती हैं, अपना जल ले जाकर मिक्सअप करती हैं, वो कौन सी नदी है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये प्रमुख नदियां हैं। इनके अलावा बहुत सारी नदियां, चाहे वो ब्रह्मणी हो, सुवर्णरेखा हो, ये सारी नदियां भी हैं। और इन नदियों के कई सारी सहायक नदियां हैं जिनका जल इकट्ठा करके ये बंगाल की खाड़ी में जाके मिक्सअप हो जाती है। उसके बाद अगर हम पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों की बात करें तो दो प्रमुख नदियां हैं जो बड़ी नदियां हैं प्रायद्वीपीय भारत की, जिनमें नर्मदा जो सबसे बड़ी नदी है, उसके बाद दूसरी है ताप्ती, और द ओनली लॉन्ग रिवर्स व्हिच फ्लोज वेस्ट एंड मेक एस्चुअरीज। हमने ये देखा कि जो पूर्व की तरफ प्रवाहित होने वाली नदियां हैं वो अधिकांश नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं, लेकिन जो अरब सागर में नदी मिल रही है, खासतौर से नर्मदा और ताप्ती, इनके द्वारा एस्चुअरी का निर्माण होता है। ठीक है, ना कि डेल्टा का। डेल्टा के बजाय इसमें जो है ना एस्चुअरी का निर्माण होता है। तो इस तरह से जैसे हमने पहले बात की थी, एस्चुअरी का मतलब ये है कि वहाँ जो अपर्दित मटेरियल जाता है उनके मुहाने पे जमा तो होता है, लेकिन वो परमानेंट नहीं रह पाता है, और वो थोड़ा सा जैसे सागर की लहरें आती हैं वो मटेरियल सारा अंदर चला जाता है उनके साथ, क्योंकि ढाल बहुत तीव्र है और वहाँ नदियाँ जो है वो उछल कर फिर पानी को अरब सागर में मिला देती हैं बिना डेल्टा का निर्माण किए हुए। तो इन प्रमुख नदियों का हम डिस्कशन करेंगे। इनके अलावा जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, जैसा कि हम मानचित्र में देख रहे हैं, उस मानचित्र में ये देखिए आपकी साबरमती भी है, माही है, और इनकी कई सारी छोटी छोटी सहायक नदियां हैं। कुछ नदियां यहाँ महाराष्ट्र और केरला, गोवा में छोटी छोटी नदियां, और वर्षा की ऋतु में इनकी उत्पत्ति होती है और अपना जल ये अरब सागर में मिला देती है। तो आज हम एक एक करके इन नदियों का डिस्कशन आपसे करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों की, यानी वो नदियां जो अपना जल अरब सागर में मिलाती हैं, जो अरब सागर से मिलती हैं। उनमें सबसे पहले नदी हमारी है ताप्ती रिवर। ठीक है, हम ताप्ती की, इसे तापी रिवर भी कहते हैं।
ताप्ती या तापी दोनों एक ही बात है, इज नोन एज द ट्विन ऑफ द नर्मदा, यानी नर्मदा की जुड़वा नदी कहलाती है। आप अगर चित्र में देखें इसको, मानचित्र में, तो आपको लगेगा ये दोनों नदियां बिल्कुल एक दूसरे के लगभग समानांतर बह रही हैं, ये दोनों, ठीक है, ये नर्मदा नदी और ये ताप्ती नदी। तो ये ताप्ती जो है ये इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये नर्मदा की जुड़वा नदी है। इसकी उत्पत्ति कहाँ होती है? इट ओरिजिनेट्स नियर मुल्ताई रिजर्व फॉरेस्ट, यानी मध्य प्रदेश का जो मुल्ताई है वहाँ जो उसका आरक्षित वन है, उन वनों के, यानी पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियों में वन है, उन पहाड़ियों के बीच से इस नदी का उद्गम होता है और वहाँ से निकलते हुए पूरे मध्य प्रदेश को कवर करते हुए, महाराष्ट्र को सिंचित करते हुए और गुजरात, मेनली गुजरात में जाते 3 राज्यों को ये कवर करती है। और इस दौरान वहाँ से ये लगभग 724 किलोमीटर की दूरी तय करती हुई अंततः खंभात की खाड़ी में गिर जाती है, गल्फ ऑफ कैम्बे, या इसी को गल्फ ऑफ खंभात भी कहते हैं। तो जो खंभात की खाड़ी है वहाँ फाइनली वो मिल जाती है लगभग 725 किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात। और इस दौरान इन तीनों राज्यों में ये नदी लगभग 65,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में विस्तृत होती है, यानी जिसे इसको हम अपवाह क्षेत्र कहते हैं, ड्रेनेज बेसिन, वो इसका एरिया लगभग 65,000 स्क्वायर किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर। अगर हम इसकी स्थिति देखें तो क्या है कि द बेसिन इज बाउंडेड बाय द सतपुरा रेंज ऑन द नॉर्थ एंड अजंता रेंज एंड सतमाला हिल्स ऑन द साउथ। जैसा कि आपको मानचित्र में दिख रहा है कि इस मानचित्र में देखें तो ये जो एरिया है ये, ठीक है, सतपुरा, और इधर जो अजंता और सतमाला हिल्स है, इन सतपुरा और अजंता के बीच में ही इस नदी का प्रवाह होता है। तो इनका नाम याद रखें, कई बार ये कंपटीशन में पूछा जाता है कि ताप्ती नदी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य बहती है। तो आपको ध्यान होना चाहिए, एक बिल्कुल गहरी घाटी के रूप में ये बहती है रिफ्ट वैली की शक्ल में। तो वो है, एक तो सतपुरा जो उत्तर की तरफ है, बाकी 2 अजंता और सतमाला। अजंता के बारे में आप सुने हैं कि अजंता की पहाड़ियों में अजंता की केव्स हैं, गुफाएं हैं, जो महाराष्ट्र राज्य में हैं। तो वो ये वही पहाड़ी है, ये वही रेंज है जो ताप्ती नदी के दक्षिण में स्थित है। इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। अच्छा, इस नदी का ये भी है कि जो महाराष्ट्र के बारे में सुनते हैं, विदर्भा और खानदेश, ये जो दोनों एरियाज हैं वो इसी नदी अपवाह का क्षेत्र है। तो आमतौर पे विदर्भ के किसानों के बारे में आपने सुना होगा कि सूखा पड़ गया, सुसाइड बहुत सारे किसानों ने विदर्भ के किया ड्रॉट की वजह से। तो जो खानदेश एरिया है, वो खानदेश एक फर्टाइल ब्लैक सॉइल का काफ़ी फर्टाइल एरिया है खानदेश, और वो एग्रीकल्चरली बड़ा रिच है। तो हम महाराष्ट्र की जो कृषि की बात करते हैं, कई सारे जो वहाँ ज़िले हैं जहाँ से प्याज और तमाम सारी की जो उत्पादन होता है, वो वही खानदेश का एरिया है जो महाराष्ट्र के उत्तरी भाग में स्थित है। और उसको सिंचित करने वाली नदी यही हमारी ताप्ती नदी ही है, ठीक है। इसकी बहुत सारी छोटी छोटी और सहायक नदियां हैं जो इसके दाहिनी तरफ से और उसके लेफ्ट बाईं तरफ से, यानी उत्तर की तरफ से और दक्षिण की तरफ से, दोनों तरफ से ये नदियां आके मिल जाती हैं, जिनमें सूखी नदी है, गोमाई है, अरुणावती है, आनेर है, वाघुर है, अमरावती। इस अमरावती को आप जरूर याद रखना, इसके बारे में कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर उसके बाद बर्रे है, पंजरा है, बोरी है, गिरना पे प्रोजेक्ट है, उसके बारे में पूछा जाता है, पूर्णा, मोहना एंड सिंपना। ये तमाम सारी छोटी छोटी नदियां हैं जो वहीं आसपास के एरिया से आके इस ताप्ती नदी में मिलती हैं, ठीक है। और इन्हीं कुछ प्रमुख नदियों पे बड़े महत्वपूर्ण जो है वो पावर प्रोजेक्ट्स भी बने हुए हैं, उनमें बांधों का निर्माण किया गया है, जिनमें खासतौर से हथनूर बांध, ककरापार, इसके बारे में पूछा जाता है कभी कभी कंपटीशन में। तो कई बार ककरापार जो है वो इसके पास जो है एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट भी लगा हुआ है, तो इसको आप जरूर देखना। ये ककरापार प्रोजेक्ट जो है इसी ताप्ती नदी पे है। इसी तरह से उकाई डैम है, गिरना डैम है और दाहिगम डैम है। ये इनके अलावा छोटे छोटे और भी डैम्स बने हुए हैं, पर ये प्रमुख बांध हैं जो ताप्ती नदी पर निर्मित किए गए हैं, जिनमें से कुछ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, जिनसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ यानी जल विद्युत की उपलब्धता के साथ साथ सिंचाई और बाकी दैनिक क्रियाओं के लिए, दैनिक उपयोग के लिए जल की पर्याप्त उपलब्धता साल भर रहती है। दूसरी जो महत्वपूर्ण नदी है इसकी, वो है नर्मदा, ठीक है। नर्मदा के बारे में हम जानते हैं, बहुत पहले से पढ़ते आए हैं।
नर्मदा नदी जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण नदी है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली, बल्कि हम यूँ कहें कि अरब सागर में मिलने वाली सबसे बड़ी नदी है, सबसे लंबी नदी है नर्मदा नदी, जिसकी उत्पत्ति मैकाल श्रेणियां है जो वहाँ जो है अमरकंटक के पास से इसकी उत्पत्ति होती है। कभी कभी इसके उद्गम स्थल को पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो उसे आप ध्यान रखना। अमरकंटक कहीं, अब तो अमरकंटक तो हम जानते हैं, पर किस श्रेणी से निकलती है वो श्रेणी आप याद रखना कि ये मैकाल रेंज है। मैकाल में जो है अमरकंटक के पास जो मैकाल की श्रेणियां हैं वहां से नर्मदा नदी का उद्गम होता है, ठीक है। और वहां से जो मध्य प्रदेश में है, और उसके बाद वहां से ये पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती हुई किसमें से, एक रिफ्ट वैली में, यानी भ्रंश घाटी जिसे हम कहते हैं, और वो भ्रंश घाटी किसके किसके बीच में है, विंध्यन रेंज और सतपुड़ा रेंज। अगर आप इसकी अवस्थिति देखें तो आपको लगेगा कि ये हमारी जो नर्मदा नदी है, यहाँ ये देख रहे हैं मध्य प्रदेश का हिस्सा, यहाँ जो अमरकंटक की पहाड़ियां, अमरकंटक का जो जगह है यानी मैकाल रेंज की, वहां से निकलती हुई इधर जो है विंध्याचल पर्वत, और इधर ये सतपुड़ा पर्वत जो तापी के उत्तर में था, ताप्ती के। तो इस सतपुड़ा और इस विंध्याचल पर्वत के मध्य जो एक दरार घाटी है, जिसको हम भ्रंश घाटी कहते हैं, उस रिफ्ट वैली के बीच से ये नर्मदा नदी प्रवाहित होती है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखना है किन किन पहाड़ पर्वतों रेंजों के बारे में के बीच में प्रवाहित होती है, तो विंध्याचल और सतपुड़ा याद रखिएगा। और अंततः जैसे ताप्ती नदी जाके गल्फ ऑफ कैम्बे यानी खंबात की खाड़ी में मिलती है, ठीक उसी तरह से ये नर्मदा भी उसके पास ही जाके उत्तर, ताप्ती के उत्तर में खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ये मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ राज्यों से होते हुए लगभग 1310 किलोमीटर की दूरी तय करती है, और इसका जो अपवाद क्षेत्र है वो 1 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास है। इस तमाम सारे एरिया, हमने देखा था ताप्ती का था 65,000 वर्ग किलोमीटर, इसका जो है वो 1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है अपवाह का इसके। और इन 4 राज्यों को, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात को ये जल प्रोवाइड कराती है। यह एक बड़ी जबरदस्त चीज है कि जैसे ये नदी आगे बढ़ती है, मध्य प्रदेश में ही जबलपुर के पास कई सारे कास्केड का मतलब सीरीज ऑफ फॉल्स जिसे हम कह सकते हैं, श्रृंखलाएं फॉल की, वाटरफॉल की, जलप्रपातों की बनी हुई है। तो वहां जब पहाड़ियों के नीचे नदी गिरती है जबलपुर के पास, जहां सफेद मार्बल के पत्थर हैं, बिल्कुल व्हाइट मार्बल के पत्थर है, तो वहां जब जल गहराई में गिरता है तो वहां एक जलप्रपात का निर्माण होता है जिसे धुआंधार फॉल्स कहते हैं, कपिलधारा फॉल्स कहते हैं। ये जो धुआंधार फॉल्स है वहां जैसे धुंध होती है, मिस्ट ऑफ क्लाउड जिसे हम कह सकते हैं, तो बादलों की तरह होती है, क्योंकि जब पत्थर पर नीचे पानी गिरता है तो उसके बैकग्राउंड में सफेद पत्थर होने की वजह से पानी बिल्कुल सफेद दिखता है, तो वहां से ऐसा लगता है कि धुआं उठ रहा है, इसलिए इसको धुआंधार फॉल कहते हैं। उससे आगे जब बढ़ते हैं तो एक जगह है महेश्वर के पास एक और जलप्रपात का निर्माण होता है जिसे सहस्त्रधारा जलप्रपात कहते हैं। तो ये दोनों जलप्रपातों के बारे में कई बार पूछा जाता है कि ये किस नदी के द्वारा इन जलप्रपातों का निर्माण होता है, धुआंधार जलप्रपात और सहस्त्रधारा जलप्रपात, इसका नाम आप याद रखिएगा। एक बड़ी विशेष बात है इस नर्मदा नदी की, यहाँ लिखा हुआ है कि देयर आर सेवरल आइलैंड्स इन द एस्चुअरी ऑफ नर्मदा ऑफ विच एलियाबेट इज द लार्जेस्ट। एलियाबेट कई बार प्रीलिमिनरी एग्जाम में पूछा गया सिविल सर्विसेज के, तो आप इस एलियाबेट का नाम याद रखना, यानी जो इसकी नदी का जो मुख है, एस्चुअरी जो है, वहाँ जो है जब ये पानी ले जाती है नदी अपने साथ अपरदित पदार्थ भी ले जाती है, तो वहाँ डेल्टा के बजाय वो पानी के साथ आया हुआ अपरदित पदार्थ जब जमता है, वहाँ इकट्ठा होता है, निक्षेपित होता है, तो उसके साथ साथ छोटे छोटे कई सारे द्वीप बनते हैं, जिनमें से आलियाबेट द्वीप जो है वो सबसे बड़ा है। ये कई बार आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है ये किस तरह का द्वीप है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये ऐसा द्वीप है जो एस्चुअरी में बना हुआ है नर्मदा नदी के द्वारा, ठीक है। इसकी कई सारी जैसे ताप्ती नदियों में लेफ्ट और राइट से आके मिलती हैं, ऐसी कुछ सहायक नदियां नर्मदा नदी की भी हैं जो इसके दोनों तरफ से मिलती हैं। पर चूंकि नर्मदा नदी की स्थिति ऐसी है, बिल्कुल ऐसे खड़ी चट्टानों के बीच से होकर बहती है, इसलिए नदियां, इसकी जो सहायक नदियां हैं उनकी संख्या बहुत कम है, और जो है भी वो बहुत थोड़ी थोड़ी दूर से आके उसमें डायरेक्ट गिर जाती हैं। वर्षा के दिनों में खास तौर से उसमें जल उपलब्ध होता है,
तो इसकी सहायक नदियाँ अपेक्षा बहुत कम है। कारण उसका यह है कि बहुत गहरी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने के नाते बिल्कुल वर्टिकल इसके स्लोप्स हैं, जिसकी वजह से नदियाँ डायरेक्ट इसमें आके बहुत दूर से नहीं मिलती हैं। जिनमें प्रमुख जो हैं इसकी सहायक नदियाँ वो हैं हिरान, ओरसान, बरना एंड कोलाब। ठीक है, ये इसकी कुछ सहायक नदियाँ भी है। पर इसका जो महत्व है वो दक्षिण भारत में खासतौर से गुजरात और मध्य प्रदेश के संदर्भ में ये कई सारे पावर प्रोजेक्ट्स इस नदी पर बने हुए हैं, जिनमें से इंदिरा सागर, सरदार सरोवर बड़े चर्चा में रहा है। आप जानते हैं कि उसकी ऊंचाई को लेकर मेधा पाटकर और कई सारे जो सोशल एक्टिविस्ट ने काफ़ी सारे आंदोलन भी किए सरदार सरोवर डैम को लेके। इसी तरह से ओंकारेश्वर डैम है, बारगी और माहेश्वर डैम है। ये कई सारे बांधों का निर्माण इस नर्मदा नदी पर किया गया है, जिससे वहाँ जल विद्युत उत्पादन के साथ साथ सिंचाई एवं अन्य कार्यों के लिए भी जल की पर्याप्त उपलब्धता है। तो ये थी यहाँ दो बहुत महत्वपूर्ण नदियाँ प्रायद्वीपीय भारत की, जिनका प्रवाह जो है वो पश्चिम की ओर होता है। तो आज हम अपनी बात यहीं ख़त्म करेंगे। बाकी प्रायद्वीपीय प्रवाह तंत्र के बारे में डिस्कशन हम आपसे अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।